हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा मैंने वायदा किया था, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक प्रीवियस ईयर फुल लेंथ पेपर का सॉल्यूशन की सीरीज़। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा जो पहला शिफ्ट था 1 दिसंबर 2022 को जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था, उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 100% अगर एक्यूरेसी लानी है समझने के साथ तो वो कैसे लानी है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये है आपके सामने एसएससी सीजीएल टीयर 1 का पेपर, जिसकी डेट, एग्ज़ाम की डेट थी 1 दिसंबर 2022 और शिफ्ट 1 में ये पेपर आया था। इस पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टाइम का ध्यान नहीं देंगे कि हमको ये इतने मिनट में ख़त्म करना है। इसको हम देखेंगे पेपर को एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जाता है विद 100% एक्यूरेसी और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, चलिए, ये पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुका हूं जब ये इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने एक बनाया था, लेकिन आइए दोबारा शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त यूज इस सेंटेंसेस में किसमें एडवर्ब ऑफ मैनर का हुआ है। तो अब ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपको मालूम हो कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर समझने के पहले ये समझिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब किसी एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की और या खुद एडवर्ब की विशेषता को बताता है। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर की हिंदी क्या होती है? मैनर का मतलब होता है तरीका। तो किसी कार्य के करने के तरीके को जो एडवर्ब बताता है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। आइए देखते हैं कि यहाँ, अच्छा, इसका एक पहले सेंटेंस में एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर लें। जैसे एग्जाम्पल है एक, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। जो बूढ़ा व्यक्ति था वो धीरे धीरे चल रहा था। अब ये वॉक्ड एक वर्ब है, इसकी विशेषता को बता रहा है कि कैसे चल रहा था, धीरे धीरे। तो ये स्लोली आपका क्या हो गया, जो इस चलने के तरीके को बता रहा है, यानी कि क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो अब यहां लिखा ही डन हिज वर्क रेगुलरली, पहला सेंटेंस। अब यहां जो ये रेगुलरली है ये बता रहा है कि कार्य को नियमित रूप से किया गया है। ठीक है, तो यहां पर है तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर, लेकिन ये सेंटेंस ही गलत है, यहां पर थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकती। अगर यहां ये लिखा होता ही डिड हिज वर्क रेगुलरली तब तो ठीक होता। तो यहां लिखा अप्रोप्रिएट यूज, उपयुक्त यूज, तो सेंटेंस ही गलत तरीके से वर्ब यूज हुई है, तो यहां ये नहीं हो सकता। ही हैज जस्ट डन हिज वर्क, उसने अभी अभी अपना कार्य खत्म किया है। तो खत्म तो करा ये तो बता रहे हैं, लेकिन किस तरह से खत्म किया ये नहीं बता रहे हैं, तो यहां भी एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आएगा। फोर्थ क्या है, ही हैज डन हिज वर्क ऑन माई टेबल, उसने वो कार्य मेरी टेबल पे किया। यहाँ एक्चुअली एग्जैक्ट प्रीपोजिशन एट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये नहीं बता रहे हैं कि किस तरह से कार्य उसकी टेबल पे किया गया, तो यहाँ भी एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। ये जो थर्ड है इसमें कह रहे हैं ही डज हिज वर्क केयरफुली, वो बहुत ही केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक अपना कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर कार्य करने की विशेषता को बताया जा रहा है, तो यहां केयरफुली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये थर्ड ऐसा एक सेंटेंस है जिसमें उपयुक्त यूज किया गया है एडवर्ब ऑफ मैनर का। ठीक है, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्पिटैलिटी। अब ये कह रहे हैं हॉस्पिटैलिटी जो एक वर्ड है इसका आप उल्टा बताइए, एंटोनिम बताइए। ठीक है, अब जनरली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, और टीचर्स भी मैंने देखा कई ऐसे पढ़ाते हैं, एक कोई पर्टिकुलर वर्ड हुआ हॉस्पिटैलिटी, उसका बताते हैं कि इसका एंटोनिम याद कर लीजिए, इसके एंटोनिम ये होते हैं, इसके सिनोनिम्स ये होते हैं। अब समस्या ये है कि अगर उसने ये चार में से ना पूछ के कोई और पूछ लिया तो एंटोनिम, और या सिनोनिम्स में से ये ना पूछ के कोई और पूछ लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसका एंटोनिम तभी मालूम कर पाएंगे जब आपको इसका मीनिंग मालूम होगा इस शब्द का। तो हमेशा मीनिंग को समझने में ध्यान रखिए, ना कि याद करने में कि उसका एंटोनिम सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। ठीक, जैसे कोई आपके यहाँ अतिथि आ रहा है, उसका आप आदर सत्कार अच्छी तरह से कर रहे हैं, मेहमान नवाजी के, तो हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं उसको। ठीक है,
कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, ठीक। कॉर्डियलिटी का मतलब क्या होता है? कॉर्डियलिटी का मतलब होता है आत्मीयता। कोल्डनेस का मतलब क्या होता है? कोल्डनेस का मतलब होता है रूखापन। रैथफुल का मतलब क्या होता है? रैथफुल मतलब होता है, रैथ मतलब गुस्सा, मतलब गुस्से से भरा हुआ, ठीक। अब अगर आप ध्यान दें, अगर हॉस्पिटैलिटी का मतलब है मेहमान नवाजी, आप किसी के घर जाते हैं और वो आपकी अच्छी हॉस्पिटैलिटी करता है, आपको अच्छी आदर सत्कार करता है, आपकी अच्छी मेहमान नवाजी करता है, उसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा होगा आपको रूखेपन से वो डील करे, ठीक है। मतलब वो जब आप आए तो वो आपसे बात ना करे, या आपको ऐसे डील करे कि मतलब आप कहाँ उसके ऊपर बोझ आ गए। तो रूखापन इस हॉस्पिटैलिटी का, मेहमान नवाजी का उल्टा हुआ। तो आंसर इसका हॉस्पिटैलिटी का क्या हुआ? कोल्डनेस हुआ, ठीक है। अब मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अब हॉस्पिटैलिटी में यहां पर ये ना देके अगर ये दिया होता हॉस्टिलिटी, या ये दिया होता रूडनेस, अगर आपने इसका याद कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के कि हॉस्पिटैलिटी का एंटोनिम होता है कोल्डनेस, और उन्होंने दिया होता हॉस्टिलिटी, या जो आपने याद करें उसमें हॉस्टिलिटी नहीं याद किया, रूडनेस नहीं याद किया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर मतलब समझेंगे ना, वर्ड के मतलब समझेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो हॉस्टिलिटी भी इसका एंटोनिम है हॉस्पिटैलिटी का, रूडनेस भी एक एंटोनिम है, ठीक। इस क्वेश्चन में कोल्डनेस सही आंसर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि रेबेलियन का एंटोनिम क्या होगा? रेबेलियन वर्ड का उल्टा क्या होगा? अब रेबेलियन की हिंदी क्या है? रेबेलियन की हिंदी होती है विद्रोह, ठीक। अपराइजिंग की हिंदी क्या होती है? अपराइजिंग की हिंदी होती है बगावत। लॉयल्टी की हिंदी क्या होती है? लॉयल्टी की हिंदी होती है निष्ठा। सेडिशन की हिंदी क्या होती है? सेडिशन मतलब जब किसी राजा के खिलाफ कोई राजद्रोह होता है, बोलते हैं इट्स एन एक्ट ऑफ सेडिशन, या किसी सरकार के खिलाफ, ठीक। सेडिशन राजद्रोह। अलॉटमेंट क्या होता है? अलॉटमेंट अलॉटमेंट ऑफ अ हाउस। अलॉटमेंट मतलब होता है आवंटन किसी चीज का। तो अगर हम बता रहे हैं कि विद्रोह हुआ है किसी के खिलाफ, तो उसका उल्टा क्या है? उसका उल्टा है निष्ठा। अगर आप किसी के प्रति लॉयल हैं, तो इसका उल्टा क्या हुआ कि आपका रेबेलियस एटीट्यूड है उसके खिलाफ, मतलब आपका विद्रोही स्वभाव है। तो रेबेलियन का उल्टा एंटोनिम क्या हो गया? लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब निष्ठा, ठीक। तो ये इसका थर्ड का आंसर है लॉयल्टी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, सबसे उपयुक्त शब्द बताइए सेगमेंट फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन जो वर्ड है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए, क्या होगा, ठीक। तो क्या है ये कि पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। पिंटू के डॉक्टर ने उसको सिगरेट या धूम्रपान कम करने की सलाह दी है। तो यहाँ रिड्यूस का मतलब क्या हो गया? कम करना, ठीक। मतलब स्मोकिंग कम करने की सलाह दी है, धूम्रपान कम करने की सलाह दी है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा है जिससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसका अप्रोप्रिएट उपयुक्त शब्द क्या है? अब एक है कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कम करना, ठीक। लेस डाउन, लेस डाउन कोई एक वैलिड वर्ड फ्रेज नहीं होता, मतलब ये जबरदस्ती बनाया हुआ है, ऐसा कोई भी फ्रेज लेस डाउन कुछ नहीं होता। लोअर डाउन, लोअर डाउन का मतलब भी होता है कम करना, ठीक। अप डाउन, अप डाउन का मतलब होता है ऊपर नीचे करना, ठीक है। तो अगर आपने ये याद कर रखा है कि कट डाउन का मतलब भी कम करना है, और लोअर डाउन, लोअर मतलब नीचे, डाउन, लोअर डाउन का मतलब भी कम करना है, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि यार इन दोनों में कौन सा सही है। इसके लिए आपको इसका मतलब समझना होगा। कट डाउन हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज को कम करना होता है, और लोअर डाउन हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को फिजिकली नीचे मूव करते हैं, ठीक है। मतलब किसी चीज की पोजीशन है, उसको हम
उस पोजीशन को उससे नीचे कर दें, कम कर दें, तो हम बोलेंगे लोअर डाउन। जैसे सपोज किसी कार में आप बैठे हैं, उसकी खिड़की है, आप ड्राइवर से कहना चाहते हैं कि इसका शीशा नीचे कर दो, तो आप बोलेंगे प्लीज लोअर डाउन द ग्लास। यानी कि वो बटन दबाएगा, या जो अगर उसके पास मैकेनिकल होगा तो वो घुमाएगा और शीशा जो है उसका नीचे हो जाएगा। तो ये भी कम करना है, लेकिन इसका मतलब होता है फिजिकली मूव करना, और कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि यहाँ कोई फिजिकली तो मूव करने को बता नहीं रहे हैं कि धूम्रपान को फिजिकली मूव करो, धूम्रपान की क्वांटिटी को कम करने के लिए बोल रहे हैं। तो क्वांटिटी को कम करना है तो क्या आंसर होगा? कट डाउन। ठीक है, तो इस का आंसर, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? कट डाउन से। क्लियर? चलिए आगे हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इस फिल इन द ब्लैंक में एक कोलोकेटिंग, हमको उपयुक्त कोलोकेटिंग वर्ड करना है। ठीक, अच्छा, अब ये कह रहा है राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप, मतलब कि राम की तारीफ करी गई उसकी कैसी लीडरशिप की। ठीक है, तो अब यहां पर आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा सही वर्ड हो सकता है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको इन चारों शब्दों का मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहां प्रॉपर शब्द क्या आएगा? एक है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक किसी की लीडरशिप है, नेतृत्व करने की क्षमता है, तो वो तो गलत बात है ना, तो उसके लिए तो प्रेज नहीं की जाएगी। और इमेजिनरी लीडरशिप नहीं होती है, तो ये गलत है। दूसरा है विजनरी। विजनरी मतलब होता है दूरदर्शी। ठीक है, तो बता देना उसने अपने नेतृत्व में बहुत दूरदर्शिता दिखाई, तो ये सही लग रहा है। लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। मैजिकल मतलब जादुई, और ब्रॉड मतलब होता है कोई चीज जब चौड़ी होती है तो बोलते हैं इट्स अ ब्रॉड रोड। तो ब्रॉड तो बिल्कुल नहीं बात आ रही। यहां सबसे अच्छा फिट क्या बैठ रहा है? क्योंकि हम बात करते हैं जब किसी की लीडरशिप की, उसके नेतृत्व क्षमता की बात करते हैं, तो किसकी बात करते हैं? उसकी दूरदर्शिता की। तो राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज विजनरी लीडरशिप। ठीक है, जादुई गलत है, इमेजिनरी गलत है। ठीक है, तो लीडरशिप के साथ क्या आता है? विजनरी। तो जब आप रीड करेंगे ना, जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी, रीडिंग मैगजीन, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग आर्टिकल, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा यार लीडरशिप के साथ तो हमेशा मैंने क्या पढ़ा है? विजनरी पढ़ा है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्रेज्ड फॉर हिज विजनरी लीडरशिप, या XYZ लीडर इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज विजनरी लीडरशिप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? विजनरी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन that can substitute the underlined segment in the given sentence। एक उपयुक्त ऑप्शन, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए इसमें, जो कि इसको विस्थापित कर सकता हो, सब्सटीट्यूट कर सकता हो ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है। ठीक है, He was looking into his book for the last 2 hours but could not find it। वह पिछले 2 घंटे से अपनी किताब में देख रहा था लेकिन वह नहीं मिली। अब ये तो गलत है ना। लुकिंग इनटू हिज बुक का मतलब अपनी बुक के अंदर देख रहा था, और यहां कह रहे हैं कि उसको मिली नहीं बुक। तो अगर बुक नहीं मिली तो बुक में कैसे देख रहा था वो? तो इसको उपयुक्त से हमें, पहला है लुकिंग डाउन ऑन हिज बुक, मतलब अपनी किताब को नीचे देख रहा था वो। ठीक है, किताब को नीचे देख रहा था, ये भी गलत है। लुकिंग अबव हिज बुक, अपनी किताब के ऊपर देख रहा था, के ऊपर देख रहा था। और हमें यहाँ क्या देखना है? हमें यहाँ ये देखना है कि किताब को वो ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि उसको किताब अपनी मिली नहीं। ठीक है, तो लुकिंग अबव हिज बुक भी गलत हो गया। लुकिंग फॉर हिज बुक,
लुकिंग किसी चीज, जब आप किसी चीज की तलाश करते हैं ना तो आप लोग लिखते हैं लुकिंग फॉर दैट थिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या है, तलाश करना। तो अपनी किताब की क्या कर रहा था, तलाश कर रहा था। लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है जब आप किसी चीज की देखभाल करते हैं। लुकिंग आफ्टर मतलब देखभाल। ही वॉज लुकिंग आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स, ठीक है, वो अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर रहा था। तो लुकिंग आफ्टर का मतलब, तो यहाँ देखभाल करने की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात किसकी है, वो उसको फाइंड नहीं कर पा रहा था, तो बात किसकी है, तलाश करने की। तो ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक, वो अपने किताब की तलाश कर रहा था, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन सही है, लुकिंग फॉर का मतलब तलाश करना, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ये जो ईडियम दिया हुआ है इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है। यहाँ हमको ईडियम ढूंढने के लिए बता रहा है कि सही ईडियम चुनिए। अब है एक ऑल आइज, ठीक है। ऑल आइज का मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ही रुचि से देखना, बहुत ही चौकस होके देखना, आप कह सकते हैं, बहुत ही मन से देखना, बहुत ही संलग्न होके देखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन, आई मीन ऐसे आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि किड्स वर ऑल आइज व्हेन द फादर केम, ठीक है। मतलब जब फादर ऑफिस से वापस आए तो जो बच्चे थे वो क्या थे, वो बहुत ही रुचि से देख रहे थे कि शायद हमारे लिए कुछ लेके आए हों, ठीक है, ऑफिस से लौटते समय। तो चलिए, हमने पहले तो बात तो ये समझ लिया कि ऑल आइज ईडियम का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रुचि से देखना, चौकस होके देखना, संलग्न होके देखना। चलिए आइए करते हैं। वॉचिंग विद एंगर मतलब गुस्से से देखना, ठीक, ये तो होगी बात नहीं, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं रुचि से, चौकस होकर या संलग्नता से देखना। वॉचिंग ईगरली, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, और वॉचिंग ईगरली का मतलब उत्सुकता से देखना, ठीक है। वॉचिंग विद नो इंटरेस्ट मतलब बिना रुचि के देखना, अरुचि पूर्वक जिसको हम बोलते हैं, बिना रुचि के देखना, ठीक। नॉट वॉचिंग ऑल एट ऑल का मतलब बिल्कुल नहीं देखना। तो अगर आपको हिंदी में इसका मतलब मालूम है तो कभी भी गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। ऑल आइज का मतलब रुचि पूर्वक देखना, चौकस देखना, संलग्नता से देखना। तो इन चारों में से क्या लग रहा है आपको, वॉचिंग ईगरली, उत्सुकता पूर्वक आप देख रहे हैं। यहां भी देखिए, बच्चे उत्सुकता पूर्वक देख रहे थे अपने पिताजी जो उसके ऑफिस से वापस आए। तो इसका आंसर क्या हुआ, वॉचिंग ईगरली। ऑल आइज का मीनिंग क्या हुआ, वॉचिंग ईगरली, ठीक है। इसका आंसर हो गया ये सेकंड, ठीक। चलिए आइए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको बताना है, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या होगा, वर्ड्स की स्पेलिंग को मालूम होना चाहिए। और ज़्यादातर ऐसी ही स्पेलिंग को ये लोग यहाँ पर यूज करते हैं कि एग्ज़ाम में देते हैं, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है, या बहुत हम लोग प्रैक्टिकली बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन इसका इलाज क्या है, केयरफुल रीडिंग, केयरफुल रीडिंग। अगर आप प्रॉपर तरीके से रीडिंग कर रहे हैं न्यूज़पेपर की, तो आपका ये स्पेलिंग हमेशा आपको समझ में आएगी। अरे यार, मैंने जब रीड किया था तो ये स्पेलिंग होती थी, यहाँ तो कुछ गड़बड़। आपका माइंड अपने आप ही बता देगा गलत, ठीक है ना। फाइनरी मतलब क्या होता है, फाइनरी मतलब होता है सज धज। हालांकि यहाँ हमसे मतलब नहीं पूछ रहे, ये यहाँ पर हमसे स्पेलिंग पूछ रहे हैं, ये कि सही स्पेलिंग है कि नहीं। लेकिन कल को सपोज यही आ जाए एंटोनिम सिनोनिम में, तब क्या करेंगे, ठीक। या किसी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये वर्ड आ जाए। तो इसलिए आप हमेशा कोई भी वर्ड आपके सामने आए, आपकी जिम्मेदारी है कि उसका
मतलब भी समझें, सज धज या सजावट, सजावट, ठीक। हीस्ट, हीस्ट मतलब होता है लूट। क्रिंज, क्रिंज मतलब होता है जैसे एक बहुत ही कोई तीव्र गुस्से की या अजीब तरीके की जो फीलिंग होती है ना, उसको बोलते हैं क्रिंज। सपोज आप कोई ऐसा गाना सुन रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल ही उल्टा सीधा गा रहा है वो व्यक्ति, तो आप बोलेंगे जैसे मतलब क्रिंज फीलिंग होगी, ठीक। तो ये अजीब कह लीजिए या कह लीजिए शर्मिंदगी की भावना, गुस्से की भावना, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। डिफर का मतलब क्या होता है? डिफर मतलब होता है टालना, ठीक। तो आपको सबसे पहली बात तो चारों के मतलब समझ गए। तो यहाँ फाइनरी की स्पेलिंग भी ठीक है, क्रिंज की स्पेलिंग भी ठीक है, डिफर की स्पेलिंग भी ठीक है, लेकिन यहाँ गलती क्या है? हीस्ट, ठीक है। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? इसकी सही स्पेलिंग होती है HEIST, और यहाँ क्या दिया है? HIEST, ठीक है। और मूवीज ही इंग्लिश में आई हुई है इसके नाम की, ठीक है ना। अगर आपने मूवी ही देखते हो अगर आप इंग्लिश, तो उसमें ही टाइटल आपको समझ में आ जाएगा। तो ये गलत है और ये सही है, ठीक है। हीस्ट का मतलब होता है लूट, मतलब बड़ी लूट, छोटी मोटी चोरी नहीं, बड़ी लूट, ठीक है। चलिए, तो इसकी स्पेलिंग, सही स्पेलिंग क्या हो गई? ई इधर आएगा, आई इधर आएगा, हीस्ट। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ये कह रहे हैं कि ये जो 4 सेगमेंट दिए हैं, इसमें आपको वो सेगमेंट को ढूंढना है, आइडेंटिफाई मतलब ढूंढना है, जिसके अंदर कोई ग्रामर की एरर हो, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान, इट इज एडवाइज्ड टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। भूकंप के दौरान किसी टेबल के ऊपर जाने की सलाह दी जाती है अपनी जान बचाने के लिए। लाइफ मतलब जान, सेव मतलब बचाने के लिए, और अबव अ टेबल मतलब किसी मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर, और कवर मतलब अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, कवर करने के लिए या ढकने के लिए। तो अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान इस बात की सलाह दी जाती है कि आप अपनी जान बचाने के लिए एक टेबल के ऊपर चले जाएं, ठीक है, ढकने के लिए। तो आप ढकने के लिए अपने आप को टेबल के ऊपर जाएंगे कि टेबल के नीचे जाएंगे अगर भूकंप आया? तो पहली बात तो यही गलती लग रही है, प्रीपोजिशन की ही, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई, कवर जो है वो हमेशा टेबल के ऊपर नहीं किया जाता जब कभी भी भूकंप आए, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ टेबल के नीचे जाएंगे, बिलो अ टेबल जाएंगे, अंडर अ टेबल जाएंगे, ना कि अबव अ टेबल जाएंगे। तो इसका मतलब प्रॉब्लम यहाँ है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज एडवाइज्ड टू टेक, इस बात की सलाह दी जाती है, इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू सेव योर लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए, इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? कवर अबव अ टेबल, अपने आप को टेबल के ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि अंडर अ टेबल और बिलो अ टेबल, ठीक है। तो यानी कि प्रॉब्लम कहाँ है? मेज के ऊपर जाने की नहीं है, मेज के नीचे जाने की है, इसलिए समस्या यहाँ थी 1 में, ठीक। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक उपयुक्त आपको विकल्प चुनना है अंडरलाइन सेगमेंट, जो मतलब अंडरलाइन दिया हुआ है सेगमेंट सेंटेंस के अंदर, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आवर गेस्ट्स अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। ये कह रहा है कि हमारे मेहमान आ चुके हैं और वो गार्डन में बैठे हुए हैं, ठीक। अब मेहमान आ चुके हैं, गार्डन में बैठे हैं, लेकिन यहां पर कौन सी फॉर्म का यूज हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का यूज क्यों कैसे मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट? वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है ना, अराइव, अराइव्ड,
ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज तब किया जाता है जब वो काम पूरा संपन्न हो चुका हो पास्ट में। यहां पर क्या है, यहां तो अभी अभी संपन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी बैठे हुए हैं। तो ये क्या कह रहा है, हमारे गेस्ट आए थे, वो गार्डन में बैठे हुए हैं। तो ये तो कुछ अटपटा लग रहा है ना। आए थे तो तब हम कहेंगे जब आए थे और वो चले गए, तब हम बोलेंगे आए थे। तो यहां पर, यहां प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम है टेंस की। ठीक है, हम यहां क्या यूज करेंगे, क्या ये यूज करेंगे अवर गेस्ट शैल अराइव, हमारे गेस्ट आएंगे, आ जाएंगे? नहीं, जब वो बैठे हुए हैं तो आ जाएंगे कैसे होगा। आर अराइविंग, हमारे गेस्ट आ रहे हैं। जब वो आ रहे हैं, अभी आए नहीं है, तो वो गार्डन में कैसे बैठे हुए हैं? क्योंकि यहाँ देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज हुआ है ना, कि वो लोग सिटिंग गार्डन में बैठे हुए हैं, तो ये भी गलत। माइट अराइव का मतलब, माइट एक पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मॉडल वर्ब है कि वो आ सकते हैं। मतलब आवर गेस्ट माइट अराइव का मतलब हमारे गेस्ट आ सकते हैं। तो अगर हमारे गेस्ट आ सकते हैं तो वो गार्डन में कैसे बैठे हुए हैं? ये भी गलत। ठीक, तो ये पहला, थर्ड और फोर्थ गलत है। अब यहाँ ये क्या है, हैव अराइव्ड। आवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड का मतलब हमारे गेस्ट आ चुके हैं। हैव अराइव्ड, अराइव्ड एक थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ भी तो ये है, कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर ये अराइव्ड और ये अराइव्ड आपने यहाँ लिखा, यहाँ बता रहे हैं आपकी अराइव्ड फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म है, और यहाँ आप बता रहे हैं ये अराइव्ड थर्ड फॉर्म है, ये वाली। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अगर कहीं पर केवल अराइव्ड लिखा हो तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो अराइव फर्स्ट फॉर्म, अराइव्ड सेकेंड फॉर्म, अराइव्ड थर्ड फॉर्म। तो उसका आंसर ये है, मैंने क्लास में भी कई बार बताया है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो बिना हैज़ या हैव के आ ही नहीं सकती। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को आने के लिए हैज़ या हैव की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड, हमारे गेस्ट आ चुके हैं, और दे आर सिटिंग इन द गार्डन, और वो गार्डन में बैठे हुए हैं। तो जो काम तुरंत अभी कुछ टाइम पहले ही फिनिश हुआ हो, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, हैव का यूज किया है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड, हमारे गेस्ट आ चुके हैं, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, वो गार्डन में बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए मैं बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ एक एक क्वेश्चन पे। उसका वजह क्या है? वजह है आपको एक्सप्लेन करना, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बताना या ये दिखाना कि कैसे इसको 15 सेकंड में या 10 सेकंड में या 5 सेकंड में कर लें। ठीक है, तो मैं बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो टारगेट है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको एक्सप्लेन करना। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो दिया हुआ शब्द है उसका उपयुक्त सिनोनिम, पर्यायवाची बताइए। अब शब्द क्या दिया है? कंफ्यूजन। ठीक है, कंफ्यूजन की हिंदी क्या होती है? कंफ्यूजन की हिंदी होती है भ्रम। ठीक है, कंफ्यूजन की हिंदी क्या होती है? कंफ्यूजन की हिंदी होती है भ्रम। अच्छा चलिए, अब इनमें हमें कौन सा है, इसको जानने के लिए आइए पहले सबका मतलब समझते हैं, इनका हिंदी में क्या मतलब है। ठीक है, एक कॉपी पेन रखा करिए जब मेरा क्लास इस तरह से स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चले। इंटरप्रिडिटी, इंटरप्रिडिटी का मतलब होता है निडरता। ठीक, अब भ्रम का सिनोनिम पर्यायवाची निडरता तो नहीं हो सकता। स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन मतलब होता है ठहराव, कोई चीज रुकी हुई। ठीक है, पर्यूसल, पर्यूसल मतलब होता है किसी चीज का अवलोकन, किसी चीज को देखना अनुमति के लिए। ठीक है ना, अब देखते होंगे हम लोग बोलते हैं आप, ये पत्र आपके अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, मतलब आपकी रिव्यू के लिए प्रेषित किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। कोमोशन, कोमोशन का मतलब होता है कोई चीज जैसे शोर शराबा, ठीक है, या इधर उधर, या भ्रम की स्थिति, कोई हलचल। ठीक है, जैसे मैं क्या बोलूंगा कि आई कुड नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ सका, इन माई रूम, अपने रूम में, बिकॉज देयर वॉज अ
लॉट ऑफ कमोशन आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ही शोर शराबा, हलचल, भ्रम की स्थिति थी आउटसाइड। ठीक है, आई कुड नॉट स्टडी इन माई रूम, मैं अपने रूम में पढ़ नहीं सका, बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ कमोशन आउटसाइड, क्योंकि बाहर मेरे रूम के बाहर बहुत सारा कमोशन था, मतलब बहुत सारा भ्रम की स्थिति थी। तो कंफ्यूजन और जो कमोशन है उन दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। एग्जैक्ट सेम तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ क्या किया गया, उपयुक्त, मतलब इन चारों में से बेस्ट कौन सा है। निडरता हो नहीं सकता कंफ्यूजन का, स्टेग्नेशन हो नहीं सकता, पर्यूषल हो नहीं सकता, तो क्या है, कमोशन। ठीक, शोर शराबा, हलचल, भ्रम की स्थिति। तो इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, चलिए आइए आते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट in the given sentence. If there is no need to substitute, select no substitution. Sentence क्या है, after finishing high school I plan to pursuing law, मतलब हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी योजना है लॉ, मतलब कानून की पढ़ाई करने की। ठीक है, अब देखिए, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, अगर आपने वर्ब वगैरह के चैप्टर अच्छी तरह से कर रखे हैं, तो इसमें कहीं कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे मतलब स्कोरिंग और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग इंग्लिश है। ठीक है, चलिए, तो देखिए, एक चीज़ होती है इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, और एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये होता है इन्फिनिटिव। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होता है, जेरेंड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर हम कोई इरादा दिखा रहे हैं फ्यूचर का, जहाँ कोई प्लान दिखा रहे हैं, जहाँ कोई पर्पस दिखा रहे हैं, जहाँ कोई इंटेंशन दिखा रहे हैं, जहाँ भी कहीं हम अपने कार्य करने का प्लान, पर्पस, इंटेंशन, इरादा या भविष्य की कार्यवाही जिसको बोलता है वो दिखाते हैं, तो हमें हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। और मैंने बताया इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, प्लान टू परस्यू आएगा। ठीक है, मतलब ये वाला वर्ब आएगा, आईएनजी नहीं आएगा, ये इन्फिनिटिव आएगा, जेरेंड नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, प्लान टू परस्यू। अब देखिए, हाई स्कूल खत्म करने के बाद उसकी क्या है, प्लानिंग, उसका क्या है, इरादा। वही चीज़ तो मैंने यहाँ बताई, देखिए, इरादा, पर्पस, इंटेंशन। हमेशा याद रखिएगा कि कहाँ पर इन्फिनिटिव यूज़ होता है। फ्यूचर के कोई इरादे की बात करनी हो, भविष्य की कार्यवाही की बात करनी हो, तो हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई प्लान टू परस्यू लॉ सही है, तो ये वाला हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट, मतलब हमें जो ईडियम है इसका मतलब बताना है। ईडियम क्या है, लाइक अ केक वॉक। लाइक अ केक वॉक का मतलब क्या, केक के ऊपर आपको वॉक करनी है। आसान होगी कि कठिन होगी, तो कोई भी काम जो बहुत ही आसानी से किया जा सके। ठीक है, उसे बोलते हैं केक वॉक। कोई चीज़ आसानी से प्राप्त की जा सके, कोई कार्य आसानी से किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, केक वॉक। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस में एग्जांपल कि आफ्टर क्लियरिंग एसएससी सीजीएल
MTS एग्ज़ाम वॉज लाइक अ केक वॉक फॉर हिम, ठीक है। SSC CGL एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद MTS एग्ज़ाम उसके लिए क्या था, केक वॉक था। चलिए, तो स्मूथ सरफेस ये नहीं हो सकता, कोई चिकनी सतह। प्लेजेंट एक्सपीरियंस सुखद अनुभव ये भी नहीं है। एक्टिव सक्रिय ये भी नहीं है। इजी टास्क आसान काम ये सही है। तो केक लाइक का केक वॉक मतलब कोई कार्य जब कोई आसानी से करा जाए या किसी चीज़ को हासिल करना बहुत आसान हो, उसके लिए हम बोलते हैं लाइक का केक वॉक। तो इसका आंसर क्या हुआ, इजी टास्क, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अरे इस पेपर में ईडियम बहुत पूछेगा, तीसरा कर रहे हैं मेरे ख्याल से हम लोग। द एंगल्स आर इक्वल कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर, तो मैथ्स का क्वेश्चन आ गया भाई। मतलब अगर कोण बराबर हैं, कॉन्सिक्वेंटली मतलब फलस्वरूप, यार मैथ्स में पढ़ा है ना हम लोगों ने। अगर ये ट्रायंगल दिया है, ठीक, अगर किसी भी त्रिभुज के, ट्रायंगल के अगर तीनों कोण बराबर हैं तो उसके फलस्वरूप कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, इसकी भुजाएं भी बराबर होती हैं, उसकी साइड्स भी बराबर होती हैं। तो अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल। अरे तो मैथ्स का क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कुछ इंग्लिश वाली बात ही नहीं है, तो सीधा सीधा ये हो गया, ठीक। चलिए, अनइक्वल बराबर नहीं, बड़ी छोटी कुछ नहीं, इक्वल, मैथ्स का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ग्रुप्स सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड सिंक्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ग्रुप्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट क्रिसमस पैरेड थीम्स which are then carried out in floats, musical groups and strolling figure। क्या कह रहे हैं, ग्रुप्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट क्रिसमस परेड थीम, मतलब क्रिसमस की जो परेड है उसकी थीम को बनाने के लिए ग्रुप साथ में मिलकर काम करते हैं। विच आर देन कैरीड आउट इन फ्लोट्स, जो कि फ्लोट्स मतलब होता है जैसे कोई जो समारोह पूरा जुलूस टाइप का चलता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि इसमें 26 जनवरी की जो परेड होती है तो उसमें आपने देखा होगा ना, ट्रक बने होते हैं और उसमें झांकी चलती है, तो बोलते फ्लोट्स, ठीक। म्यूजिकल ग्रुप चलते हैं, ठीक है, मतलब संगीत के जो ग्रुप होते हैं। एंड स्ट्रोलिंग फिगर, और जो स्ट्रोलिंग फिगर होते हैं मतलब चलने वाले जो फिगर होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सिंक, सिंक मतलब होता है डूबना, ठीक, सिंक सैंक संक, मतलब जैसे शिप जो है डूब गया, शिप सिंक्ड, सिंक सैंक संक, शिप सैंक, ठीक। तो अब डूबने और फ्लोट का एक मतलब क्या होता है, फ्लोट का एक मतलब होता है तैरना। हालांकि यहाँ पर मतलब इसका वो नहीं है जो मैंने समझाया ना आपको कि 26 जनवरी की परेड में जो चलते हैं लोग, गाड़ियाँ चलती हैं लदी, उसको भी फ्लोट बोलते हैं। बट यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि सिंक का इनमें से जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो सिंक को बता रहा है, तो फ्लोट बता रहा है ना। सिंक का मतलब होता है डूबना और फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ठीक। तो इसका आंसर हो गया फ्लोट। क्रिएट मतलब बनाना, परेड, स्ट्रॉलिंग मतलब टहलना, टहलते हुआ फिगर, तो फ्लोट हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कहता है, इन द गिवन सेंटेंस वन वर्ड में हैव बीन इनकरेक्टली, मतलब स्पेलिंग एरर है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसको बताना है। कह रहे हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ और जो ऑप्शन दिए हैं, यदि कोई एरर नहीं तो नो एरर। चलिए, क्या है, द एरनियस इंफॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन एंड क्रिएटेड अ स्टिर। स्टिर का मतलब होता है कि कोई जैसे हड़कंप होता है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं हड़कंप फैल गया,
द एरनियस इंफॉर्मेशन, जो गलत इंफॉर्मेशन थी, स्प्रेड रैपिडली, तेजी से फैल गई, अक्रॉस द नेशन, पूरे देश में, एंड क्रिएटेड अ स्ट्रेर, और उसने हड़कंप मचा दिया। ठीक है, मुझे तो कोई गलती नहीं नजर आ रही इसके अंदर। एरनियस, ये स्पेलिंग गलत नहीं है, तो मतलब एरनियस तो गलत है, ये ऐसे थोड़ी ना होता। नो एरर, एरनियस ये भी गलत है, क्योंकि देखिए एरनियस जो है ना एरर से बना है, तो इतना तो है ही है। ये भी गलत, इरोनियस ये तो गलत है ही है, ये भी गलत। नो एरर, ये सही एकदम, देख के लग गया था कोई एरर नहीं है। एरनियस इंफॉर्मेशन में ये बिल्कुल सही है, ERRONEOUS। ठीक है, कैसी इंफॉर्मेशन, एरनियस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर है नो एरर, ये वाला एकदम सही है। आगे बढ़िए, चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वो क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम? क्या विला पर उनका कब्जा हो गया है? ओके, एक्टिव पैसिव शुरू हो गया हो। तो एक्टिव पैसिव में मतलब बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 25-25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और इनडायरेक्ट में, मेंस में। ठीक है, और कम से कम 2-2 क्वेश्चन तो हर प्री में मैंने देखे ही हैं, मतलब 4 नंबर के एक्टिव पैसिव से, 4 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, इतना इंपॉर्टेंट है। और मुझे 4 क्लासेस लगते हैं इसको ख़त्म करने में, 4 × 2 मतलब 8 घंटे में ख़त्म होता है। चलिए, हैज़ द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम? क्या विला पर उनका कब्जा हो गया है? अब बीन के मतलब वर्ब, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव में है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको पढ़ाता हूं कि एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस में चेंज नहीं होता। तो डिड दे, अब ये लिखा है ना हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका मतलब हमें ये बात क्लियर हो गई कि अगर पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट में है तो एक्टिव भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा। डिड दे ऑक्यूपाइड द विला? डिड मतलब आ गया पास्ट इंडेफिनिट, गलत। हैड दे ऑक्यूपाइड द विला? हैड आ गया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट, गलत। डू दे ऑक्यूपाइड द विला? डू आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, गलत। हैव दे ऑक्यूपाइड द विला? क्या उन्होंने विला पर कब्जा कर लिया है? तो यानी कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव दे ऑक्यूपाइड द विला, हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम का एक्टिव क्या हो गया? हैव दे ऑक्यूपाइड द विला, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा डिटेल्ड में इसको एक्सप्लेन, मतलब ये चैप्टर होता है हमारा। मैं सोच रहा हूँ कि ग्रामर की क्लासेस भी शुरू कर दूँ। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए एक और आ गया क्वेश्चन, अभी मैं बोल ही रहा था कि कम से कम 2-2 क्वेश्चन आते हैं। मनु विल टेल हर लेटर, मनु उसे बाद में बताएगा, बताएगी, कुछ भी कह लीजिए। अब विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा सेंटेंस है ये, कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने क्या बोला कि टेंस का चेंज नहीं होता है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट अगर है तो इसका एक्टिव भी किस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, सॉरी, इसका ये पैसिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो पैसिव भी किस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। दूसरी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताई, अब यहाँ पैसिव ढूंढना है ना, तो बी के साथ, बी की जो फॉर्म होती है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है इसमें, देखते ही बताइए, जिसमें बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है? यहाँ वर्ब कौन सा है? टेल। ये देखिए ना, बी के साथ टेल, टोल्ड, टोल्ड है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, पैसिव में। एक्टिव में होता ये तो हैज हैव तो आना ही था, पैसिव में है। तो मनु विल टेल हर लेटर, शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। ये कैसे एकदम से इस पे आ गया? क्योंकि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी नहीं है,
बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी नहीं है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी नहीं है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल इसमें है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अच्छा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। सी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। उसने कहा मैं अभी काम करने के मूड में नहीं हूं। ठीक है, तो हमें हमेशा मालूम है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस का भी चेंज होता है। ठीक है, सी सेड दैट, अब आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ लिखा है, यानी कि ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, तो अब जो चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है उसको किस में चेंज करते हैं हम लोग? सेंटेंस को। अगर टेंस में अगर डायरेक्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसका चेंज किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पहली बात, यहां नाउ लिखा है तो नाउ का चेंज किस में होगा? देन में। ठीक, तो सी सेड दैट शी, अब क्योंकि हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं ना, तो आई का क्या हो जाएगा चेंज? शी हो जाएगा। तो आई का चेंज किस में हो जाएगा? शी में। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं तो एम का चेंज किस में होगा? वॉज में। इन नो मूड टू वर्क, नाउ का चेंज किस में होगा? देन में। तो शी सेड दैट शी वॉज इन नो मूड टू वर्क देन। कौन सा सही है? ये सही है। शी सेड दैट शी वॉज इन नो मूड टू वर्क देन। ठीक है ना, मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूं, यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ हमने कैसे चेंज किया। नाउ को चेंज होता है देन में, टेंस ऐसे चेंज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में, उसके अनुसार हमने एम को वॉज में कर दिया, आई को चेंज कर दिया शी में, क्योंकि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। इसमें भी हमें 5 क्लास लगते हैं 2-2 घंटे के, यानी टोटल 10 क्लासेस 10 आवर्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश होता है। ठीक है, चलिए खैर, तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड, शी सेड दैट शी वाज इन नो मूड टू वर्क देन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। ओके, PQRS आ गया। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। चलिए क्या कहते हैं? When this extra water vapor condenses into precipitation, it results in a heavier rain or if it is cold enough, heavier snow. जब यह अतिरिक्त जल, वाटर वेपर मतलब जो जल वाष्प होता है, वो कंडेंस हो जाता है इनटू प्रेसिपिटेशन में, मतलब पानी में, वर्षा में बदल जाता है, संघनित हो जाता है। इट रिजल्ट्स इन अ हैवियर रेन, ये बहुत ही भारी वर्षा में परिवर्तित हो जाता है। और या फिर अगर ये इफ़ इट इज़ कोल्ड इनफ, और अगर ये पर्याप्त ठंडा है तो हैवियर स्नो में, तो भारी बर्फबारी होने लगती है। अब ये दिस आ गया, अब दिस तो आ गया, उसका मतलब यहाँ से तो शुरू होना नहीं है, तो मैं पहले ही मालूम पड़ गया। द एटमॉस्फियर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग। क्या कह रहे हैं कि ये जो वायुमंडल है ये स्टोर कर सकता है एक अतिरिक्त 4% जलवाष्प, वाटर वेपर मतलब जलवाष्प। किसके लिए? फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग। हर अतिरिक्त 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो अतिरिक्त जो गर्म होता है उसके लिए एक अतिरिक्त 4% जलवाष्प स्टोर कर सकता है। ठीक है, more water evaporates from soils, plants, lakes and seas as the atmosphere warms। ये कह रहे हैं कि वातावरण के गर्म होने पे, एटमॉस्फेयर के वार्म होने पे ज़्यादा पानी जो है वो वाष्प बन जाता है ज़मीन से, पौधों से, झीलों से या समुद्र से। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल। ये कह रहे हैं कि जलवायु जो परिवर्तन है
क्लाइमेट चेंज का, उसका सबसे स्पष्ट जो संकेत है, मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन, वो क्या है? भारी वर्षा है। ठीक है, भारी वर्षा जो है वो जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। इस सब में एक चीज मालूम है हमें कि यहां पर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस यहां से हो रहा है। देखिए लिखा है ना, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट कह के। इसके मुझे एक बात समझ में आ गई कि सेंटेंस की शुरुआत डी से होगी। जो भी ये 4 हमारे पास पैराग्राफ दिए हैं ना, एक 4 सेंटेंसेस दिए हैं जिससे पैराग्राफ बन रहे हैं। अब एक चीज और बताई है, यहां पर इंट्रोड्यूस किया है वाटर वेपर को, ठीक, और यहां लिखा है दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर। तो यानी कि वाटर वेपर के बारे में जानकारी सबसे पहले यहां मिली और उसके बाद इसी को इंगित कर रहे हैं, इसी को बता रहे हैं कि दिस वाटर वेपर। एक बात और क्लियर हो गई कि बी के बाद ए आएगा, क्योंकि वाटर वेपर यहां बताया, ये बता रहे हैं दिस वाटर वेपर। तो 3 चीजें क्लियर हो गई कि सेंटेंस की शुरुआत क्योंकि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट, और उसके बाद बी के बाद ए आएगा। ऐसा कहाँ है? ऐसा यहाँ है। वैसे तो पहले ही डी से शुरू था, लेकिन फिर भी हमने डबल कन्फर्मेशन कर लिया। तो हमारा यहाँ से भी कन्फर्मेशन हो गया कि बी के बाद ए आ रहा है, और सेंटेंस की शुरुआत डी से हो रही है, ये भी कन्फर्मेशन हो गया। ज़्यादा आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम पहले ये पढ़ें, कहें नहीं ये गलत है, फिर इसको पढ़े नहीं ये भी गलत है, फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं। 2 बार हमें डबल कन्फर्मेशन हो गया। डबल कन्फर्मेशन हो गया, इसका मतलब सेकंड हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब क्या है? अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन शुरू हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्रिहेंशन जैसे मैंने आपको शुरू में कराए हैं ना, तो मैं आपको अब इसके हिंदी में अनुवाद भी कोशिश करूँगा। ठीक है, सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज। ठीक है, चलिए ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोज टेस्ट। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये कह रहे हैं कि सरकार के जो डिजिटल इंडिया है वो एक प्राइम क्या हो सकता है? सरकार के वायदे को, जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है, मतलब न्यूनतम सरकार लेकिन अधिकतम शासन। इससे मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई सरकारी जगह है तो वहां पर लोग कम हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि मतलब फाइल्स इधर से उधर ना जाए। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। वो कैसे होता है? कंप्यूटर डिजिटल अगर कर दिया जाए काम को। तो ये कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ, जब सरकार के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के वादे को रियलिटी साकार करने के लिए जो डिजिटल इंडिया है वो क्या हो सकता है? प्रमुख। वो प्रमुख, आइए आंसर देखते हैं क्या क्या दिया है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। माइट मतलब पराक्रम किसी चीज का। फैक्टर्स मतलब कारक, और फोर्स मतलब बल। तो डिजिटल इंडिया क्या हो सकता है? प्राइम फोर्स हो सकता है। ठीक है ना, एक मेन, प्राइम मतलब मेन, प्रधान, प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्रधानमंत्री, तो प्राइम मतलब प्रधान, एक प्रधान बल हो सकता है। ठीक है, सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है या इस तरह की जो प्रौद्योगिकी है वो सच अ ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह का जो बदलाव है, रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी,
इस तरह का जो बदलाव है उसको जरूरत होती है टेक्नोलॉजी को टू बी फर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट, कि वो सरकार के साथ फर्मली मतलब मजबूती से क्या हो, सरकार के साथ जुड़ी हो, समाहित हो, ठीक है ना। जैसे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी को सरकार के अंदर क्या होना चाहिए, समाहित होना चाहिए, ठीक है। समाहित मतलब एम्बेडेड। इंसर्टेड मतलब किसी के अंदर इंसर्ट मतलब डाला गया। प्लांटेड मतलब किसी चीज को रोपा गया, पौधे को प्लांट करते हैं। स्टक मतलब अटक गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो समाहित या अंतर्निहित भी बोलते हैं, ठीक है ना। जिसे हम बोलते हैं ना एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का मतलब अगर कहीं हार्डवेयर है तो उसी के अंदर सॉफ्टवेयर भी है, तो बोलते हैं उसको एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो मतलब सरकार के अंदर एम्बेडेड, तो यहाँ क्या आएगा, एम्बेडेड, ठीक है। समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट्स एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा जिसे अपने महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से वन ऑफ द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, अपने महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक मानता है डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट के में उसको एम्बेडेड कर दे। इसको जो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है वो अपना एक फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव मतलब महत्वपूर्ण जो इसका उद्देश्य है उनमें से एक मानता है। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, देखिए आ गया ना एम्बेडिंग, यहाँ से भी अगर पूरा पढ़ लेते तो मालूम पड़ जाता। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डैश विल डू 3 थिंग्स, ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। ये कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको सरकार के अंदर अंतर्निहित समाहित करने के 3 चीजें होंगी। पहली चीज ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट, इससे जो है सरकार को बदलने में, सरकार को बदल सकते हैं आप, मतलब सरकार के कार्य करने के तरीके को बदल सकते हैं। एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, और इसको अधिक पारदर्शी बना सकते हैं। और एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब होता है कुशल, और इसको ज़्यादा कुशल बना सकते हैं, ज़्यादा पारदर्शी बना सकते हैं, ठीक है। तो एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डैश विल डू 3 थिंग्स। देखते हैं क्या है थर्ड का। तो ऑफिसेज मतलब होता है कार्यालय, डिटेल्स मतलब होता है किसी चीज का विवरण, प्रोसेसेस मतलब होता है किसी चीज की प्रक्रियाएं, और हायरकीज मतलब होता है किसी चीज का क्रम। इसका बेस्ट आंसर क्या है, प्रोसेसेस। जो गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस है ना, हर सरकार के अपने डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी को अगर उनके गवर्नमेंट के प्रोसेसेस में एम्बेडेड कर दिया जाए तो उससे सरकार के कार्य करने में बदलाव होगा और उसको ज़्यादा पारदर्शी और एफिशिएंट बनाया जा सकेगा, ठीक। आगे क्या कहते हैं, दो काम ये हो गए, एंड उसके बाद कॉमा लगा था ना यहाँ, हाँ कॉमा लगा था, कॉमा के ये देखिए लगा है ना कॉमा, कॉमा के बाद क्या है, ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड। ये क्या कह रहे हैं कि विशेषकर जो पिरामिड के बॉटम में है लोग, उनकी जो है जिंदगी में नागरिकों की जो जिंदगी है उसको ट्रांसफॉर्म यानी बदलने के लिए बदलाव लाया जा सकता है। एंड मेक आवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट, और हमारी जो इकोनॉमी है उसको ज़्यादा कुशल बनाया जा सकता है। एंड कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है इकोनॉमी को। तो स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ विच पिरामिड, जैसे होता है ना हम लोग देखते हैं कि ये पिरामिड इस तरह से माना जाता है, सबसे ज़्यादा जो निर्धन लोग होते हैं, गरीब लोग सबसे ज़्यादा देश में होते हैं, फिर निम्न आय वर्ग उससे ऊपर, फिर मध्यम आय वर्ग, फिर उच्च आय वर्ग, और ये होता है बिल्कुल टॉप, जैसे अंबानी, अडानी और बिरला, टाटा, इस टाइप के लोग, ठीक है ना। तो ये बॉटम ऑफ द पिरामिड, इसकी बात हो रही है, बॉटम ऑफ द पिरामिड। आइए देखते हैं फोर्थ में क्या है।
फोर्थ कह रहे हैं मिथिकल। मिथिकल की हिंदी क्या होती है? मिथिकल मतलब होता है पौराणिक। प्रोवर्बियल मतलब होता है लौकिक, मतलब जो वास्तव में तो नहीं है लेकिन हाँ उसको समझाने के लिए यूज किया जाता है। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, और क्लासिफाइड मतलब वर्गीकृत, किसी चीज का वर्गीकरण करना होता है। तो जो प्रोवर्बियल पिरामिड मैंने आपको बताया, ये कहीं कोई सरकार बनाती नहीं है, ये हम लोग खुद अपने को समझाने के लिए कि हाँ ये सबसे गरीब, बिल्कुल ये निम्न आय वर्ग, ये मिडिल इनकम ग्रुप, ये अमीर लोग, और ये टॉप, ये क्या है? ये प्रोवर्बियल है। प्रोवर्बियल मतलब हमने खुद इसका एक खुद इसको बनाया हुआ है। जैसे हम लोग प्रोवर्ब बना लेते हैं ना, हम जैसे बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब हमारे द्वारा बनाए गए होते हैं। तो इसका आंसर सही क्या है? प्रोवर्बियल। जो प्रोवर्बियल पिरामिड है उसके जो बॉटम में लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, और उनको ज़्यादा कुशल बनाता है और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है। 2014 McKinsey Global Institute report predicts that the large-scale dash of technology through Digital India positions India with the biggest opportunity yet to accelerate economic growth. ये क्या कह रहे हैं कि जो मैकेंजी एक कंपनी है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है, जो मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट ये प्रेडिक्ट करती है, इस बात की भविष्यवाणी करती है कि द लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर जो उपयोग है थ्रू डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से पोजीशंस इंडिया, वो इंडिया को स्थापित करता है विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट, आज तक की सबसे बड़ी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो अवसर है वो प्रदान करता है। कौन? लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग आना चाहिए। ये देखते हैं क्या है फिफ्थ लास्ट। ये कह रहे हैं इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट मतलब हो गया वृद्धि। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मतलब होता है किसी चीज की आशा या प्रत्याशा, हम उसको बोलते हैं। एडेप्शन का मतलब होता है अनुकूल या अनुकूलन। मॉनिटरिंग का मतलब होता है किसी चीज की निगरानी करना। तो लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी का क्या करेगी सरकार? डिजिटल इंडिया के माध्यम से को अनुकूल बनाएगी, ठीक है, एडेप्शन करेगी, ठीक है। तो लार्ज स्केल अपने आप को सरकार क्या बनाएगी? अडेप्ट करेगी, गोद लेगी, अनुकूल बनाएगी अपने आप को। अडॉप्ट होता है ना, अडेप्ट मतलब अपने आप को अनुकूल बनाना, तो ये अनुकूल सही है, ठीक है। तो हमारा जो ये फिफ्थ था, इसका क्या है? लार्ज स्केल एडेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। हो गए हमारे पांच टोटल। कितने हुए थे ऊपर पैराग्राफ के? 20 ये हुए थे, 21, 22, 23, 24, 25 हो गए हमारे 25 के 25 क्वेश्चन, ठीक। तो ये हमने आज क्या किया, अपनी सीरीज का एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो पेपर आया था 1 दिसंबर 2022 को, शिफ्ट 1 को, उसको हमने 100% एक्यूरेसी के साथ आज पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सॉल्व किया, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से ये 1 दिसंबर 2022 को जो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का एग्ज़ाम था उसको पूरे पेपर को हमने सॉल्व किया। मैं मानता हूँ हमें टाइम बहुत लगा, लेकिन हमने उसको एक्सप्लेन अच्छी तरह से समझ के सॉल्व किया। तो देखिए, ऐसे आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप 20-25 पेपर्स ऐसे मेरे साथ लगा लो, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से बिल्कुल यहाँ पहुँच जाएगा। वो अरे सर कर रहे हैं इतने आसानी से, तो मैं भी कर सकता हूँ। ऑफकोर्स चैप्टर्स को पढ़ना भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनका थोड़ा सा
तैयारी करते हुए 1-2 साल हो गए हैं और जिन्होंने ग्रामर्स वगैरह के चैप्टर अच्छे तरीके से लगा लिए हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो आज हमारा पहला सीरीज़ थी कैसा लगा आपको सेशन। अगर अच्छा लगेगा और आपके कुछ कमेंट्स या लाइक आएंगे तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे और हमने मिल के ये आज एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर Tier 1 का सॉल्व किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।